हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। आज हम करेंगे क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगी मेरी वीडियो में। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड टुडे सेशन। जो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है आज कि कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। सीबीएसई 10th बोर्ड का हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ये हाल ही फिलहाल में अभी आज ही न्यूज़ आया है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री माना जाता है, क्योंकि उसमें 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर के वर्क में इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करता है और सबसे ज़्यादा फूड ही वो फूड को कंज्यूम करता है। बिसाइड फूड ग्रेन्स के अलावा रॉ मटेरियल्स भी वो प्रोड्यूस करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो और भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये सारे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं इंडिया से। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री में। बहुत सालों से कल्टीवेशन मेथड्स धीरे धीरे चेंज होते चले जा रहे हैं। फिजिकल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंडेंट होते हुए हमारी कल्टीवेशन मेथड्स चेंज होते चले जा रहे हैं। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सटीटेंस टू कमर्शियल टाइप। फार्मिंग जो थी वो सब्सटीटेंस से अब कमर्शियल टाइप बन चुकी है। कमर्शियल टाइप से मतलब है कि फार्मिंग पहले कैसी होती थी कि फार्मर्स खेती करते थे और अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए रखते थे, लेकिन अब वो कमर्शियल टाइप भी हो चुकी है। मतलब कि अब वो मार्केट में सेल होती है, मार्केट में उसका एक अलग ही लेवल है। एट प्रेजेंट आज के टाइम में इंडिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिसेस होते हैं। फर्स्ट फार्मिंग टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग जो है वो अब भी इंडिया के कुछ जगहों पर होती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो लैंड के स्मॉल पैचेस पर होती है, यानी छोटी छोटी लैंड पीसेस में ये होती है प्रिमिटिव टूल्स की मदद से, जैसे कि होए, दाव, डिगिंग स्टिक्स और फैमिली कम्युनिटी लेबर्स की मदद से ये प्रैक्टिस होती है। इस तरह की फार्मिंग जो होती है वो मॉनसून पर डिपेंड होती है, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड होती है और दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस की सुटेबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से क्रॉप ग्रो होती है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक तरह प्रकार की स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। नाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दूसरा नाम हमें यहाँ पे पता चला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और एक और नाम होता है झूमिंग कल्टीवेशन, वो हमें अभी आगे ऊपर पता चलेगा। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। तो ये फार्मिंग कैसे होती है कि फार्मर्स जो होते हैं वो एक लैंड के जमीन के थोड़े से हिस्से को साफ करते हैं और उसमें खेती करते हैं और अदर फूड क्रॉप्स भी वो अपनी फैमिली के लिए उगाते हैं। जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर्स जो होते हैं वो दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। इस तरह की शिफ्टिंग जो होती है वो अलाउ करती है सॉइल को कि वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी को वापस लाए कुछ समय बाद, ताकि जो लोग हैं वो भी उनकी तरह वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सके। थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू लैंड प्रोडक्टिविटी, इन तरह की एग्रीकल्चर में बहुत फार्मर के हिसाब से बहुत लो होती है, क्योंकि फार्मर जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते और ना ही कोई मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं। इन्हें अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। देखिए अब अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं हमारे कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को कहाँ पे कहाँ क्या बुलाया जाता है। सो इट इज झूमिंग कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलव इन मणिपुर, दीपा इन बास्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इस पैरे को आप इम्पॉर्टेंट मार्क करें।
नेक्स्ट यहाँ पे एक और पैरा दिया गया है झूमिंग के बारे में, दैट द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में भी, कॉनू को कहते हैं वेनेजुला में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, मिज़ोल कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका, लडांग कहते हैं इंडोनेशिया और रे कहते हैं वियतनाम में। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इंडिया के अंदर प्रिमिटिव फॉर्म में कल्टीवेशन को बेवार धैया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पामादाबी और कोमान और ब्रिंगा कहते हैं ओडिशा में, कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट्स में, वालरे और वॉल्त्रे कहते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, खिल कहते हैं हिमालय बेल्ट में, कुरुवा कहते हैं झारखंड में और झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, तो ये इस पूरे पैराग्राफ को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में इससे रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई खास इंपॉर्टेंट स्टोरी है नहीं। आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग जो होती है वो लैंड के हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में ये प्रैक्टिस होती है, इसको लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। यहाँ पे अनदर नेम आ गया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, जहाँ पर बायोकेमिकल इनपुट्स के हायर डोसेज यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होते हैं, और इरिगेशन भी यूज होता है हायर प्रोडक्शन को ऑब्टेन करने के लिए। तो द राइट इनहेरिटेंस ऑफ अ लीडिंग द डिवीजन of land among successive generations had rendered land holding size uneconomical. The farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. Thus there is enormous pressure on agriculture. कहने का मतलब ये है कि इस पैरा में कि जो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग जो होती है वो मोस्टली अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है, बहुत ही लिमिटेड लैंड में होती है ये प्रैक्टिस, क्यों इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे इस पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, कमर्शियल फार्मिंग, अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इस फार्मिंग का ये है कि मॉडर्न इनपुट्स के हायर डोसेस को यूज़ करना, यानी ज़्यादा मात्रा में मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ करना, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे हायर प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन हो। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की डिग्री एक रीजन से दूसरे रीजन में अलग अलग है, जैसे कि राइस कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन सब्सिस्टेंस है ओडिशा में। फॉर एग्जाम्पल वाले एरिया को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लास्ट टाइम भी आया था। नेक्स्ट, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी एक तरह की कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। इस फार्मिंग में बड़े से लार्ज एरिया में एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंटरफेस है। प्लांटेशन वाली क्रॉप जो होती है वो लैंड के बड़े बड़े पार्ट्स को, बड़े बड़े ट्रैक्स को कवर करती हैं, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का इस्तेमाल करते हुए और माइग्रेंट लेबर्स की मदद से। ऑल द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस है वो रॉ मटेरियल के दौरान अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। इंडिया के अंदर टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप से अंडरलाइन करेंगे। ये पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन करेंगे। टी इन असम, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इन स्टेट्स के। सिंस जो प्रोडक्शन है वो मार्केट के लिए मेन है, पर एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क भी क्रिएट करता है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, जो कि प्लांटेशन एरिया से कनेक्टेड है, इंडस्ट्रीज के प्रोसेसिंग से कनेक्टेड है, मार्केट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट में, उनसे भी कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ दे रखा है कि सदर्न पार्ट में बनाना प्लांटेशन ऐसे होती है एंड बैम्बू प्लांटेशन कुछ इस तरह से होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ। अगर हम बढ़ें तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में करेंगे, देन हम मेजर क्रॉप्स नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। हमने फिजिकल डाइवर्सिटीज और प्लुरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। These are also reflected in agriculture practices. ये भी एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस में रिफ्लेक्ट करते हैं और क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी। अलग अलग तरह के फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिनेमेंट्स,
ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हमारी कंट्री में ग्रो होती है। इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन है, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। राबी क्रॉप्स जो होती है वो विंटर में सोन की जाती है अक्टूबर टू दिसंबर में, एंड हार्वेस्ट होती है समर में फ्रॉम अप्रैल टू जून। कुछ राबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये इंडिया के लार्ज पार्ट्स में ग्रोन होती हैं, जैसे कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है वीट के और अदर रबी क्रॉप्स के। इनमें प्रेसिपिटेशन की अवेबिलिटी विंटर्स के दौरान रहती है, क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो इन क्रॉप्स को अच्छे से ग्रोन होने में मदद करते हैं। हाउएवर जो सक्सेस होती है ग्रीन रेवोल्यूशन की, यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रैक्टिस होती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अबव मेंशन जो ऊपर राबी क्रॉप्स की अभी हमने बात की थी, वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड की, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की ग्रोथ में यूज होते हैं। खारीफ क्रॉप जो होती है मानसून के ऑनसेट में ग्रोन की जाती है अलग अलग कंट्री पार्ट्स में, एंड हार्वेस्ट होती है सितंबर टू अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, अरड़, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन है इसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला एंड कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। रिसेंटली जो राइस है जिसको हम पैडी भी बोलते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की, अंडरलाइन करेंगे। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 तरह की पैडी ग्रो होती है साल में, ओस, अमन एंड बोरो। लास्ट टाइम बोर्ड में ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है हर साल। इन बिटवीन यानी राबी और खारिफ सीजन्स के बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है समर का, उस महीने में जेड सीजन को, उसको जेड सीजन कहा गया है, यानी उसमें जेड क्रॉप्स कुछ होती हैं। तो जेड क्रॉप्स का मैं नाम दे रखे हैं दैट मस्कमेलन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स ग्रो होती हैं। शुगर केन को ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है पूरा उगने में, तभी तो कहते हैं कि दिवाली पे ही उगा देते हैं लोग शुगर क्रेन्स को, एंड दिवाली पे ही हमें गन्ने मिलते हैं जब हम दीपावली पूजन करते हैं। ठीक है, फॉडर क्रॉप्स क्या होती है? फॉडर क्रॉप जो गाय वगैरह का जो चारा होता है दैट इज कॉल्ड फॉडर क्रॉप्स। ओके, तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है एंड। तो दोस्तों आज की वीडियो एंड होती है, एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम मेजर क्रॉप्स से शुरू करेंगे जिसमें हम राइस और व्हीट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, मोस्ट वेलकम। दिस इज 5 minute study providing you the best education and don't forget to subscribe this channel and stay tuned for the next video. Bye bye.